24 ट्राई किया है किसी ने? नहीं मैम। चलो ठीक है, तो मैं कराऊं 24, देखते हैं। चलो 24 में देखो क्या है, तुम लोग खुद भी कर पाओगे, रीड करते हैं चलो साथ साथ ही। लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2021 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना कितना है, 2 लाख एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कितना, ये लिखा हुआ है देखो, ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 20,000 एंड विड्रॉ इतना फॉर पर्सनल यूज। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। देखो डेट का ध्यान देना है, जो हमें स्टार्टिंग में डेट दी गई थी ना 31 मार्च 2021, ये हमारी क्लोजिंग डेट है, क्योंकि हमसे उसने कैपिटल कौन सी डेट की पूछी है, 1 अप्रैल 2020, मीन्स ये ओपनिंग है, तो हमसे उसने ओपनिंग कैपिटल, तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, हमसे पूछा गया है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमें गिवन है। फर्स्ट लाइन में जो हमें वैल्यूज गिवन है वो क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू हमें गिवन है। तो क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज गिवन है हमें, कौन सी वैल्यू कितनी है हमारी, 6,000। आगे हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर की बात करें तो मतलब साल के बीच में या कुछ इस तरह से कुछ भी हुआ होगा। द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये हमारी एडिशनल कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 20,000 की, तो मैं इसको एडिशनल कैपिटल बोल सकती हूँ। आगे हमें बोला है कि 12,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये उसकी ड्राइंग्स हो गई, और हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है हमारा, 20,000। कैलकुलेट कर सकते हो ओपनिंग कैपिटल, बता सकते हो मुझे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ भाई, बोलेगा कोई? मैम जैसे हमने ओपनिंग कैपिटल में सब कुछ प्लस कर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल और फिर हम्म प्रॉफिट और लॉस वगैरह, तो इसमें हम उल्टा कर सकते हैं ना, मतलब ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट हम्म को माइनस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो ओपनिंग हम्म। कैपिटल हो जाएगा। किस किस से हमें माइनस करना है, क्लोजिंग कैपिटल से? यस मैम। लेकिन हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं है, तो पहला काम हमारा क्या होगा, इन दोनों माइनस की हेल्प से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना, है ना? तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स हमारे 2 लाख हैं, लाइबिलिटीज हमारी 6,000 है, क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 लाख - 6,000, तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1,94,000। हो जाएगा। जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई, तो अब इसकी हेल्प से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि अभी मुझे बताया कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स एंड प्लस प्रॉफिट, ये होता है। तो सारी वैल्यूज जो हमें दी हुई हैं सब पुट कर देंगे, और हम आगे जो भी हमारा हमें फाइंड आउट करना है, ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है, इसको छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज पुट करके हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा। हाँ भाई, यस और नो? ये तो इसको कंप्लीट कर लो अगर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो तो।
25 क्वेश्चन भी तुम लोग कर लोगे, तुम्हारा होमवर्क ही है। सेम इसी टाइप से है जैसे हमारा ये वाला था। सबने कैलकुलेट कर ली 24 क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल? हाँ भाई, सबने फाइंड आउट कर ली? सब म्यूट पे क्यों हो तुम लोग? सॉरी मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपने कुछ बोला क्या? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि सबने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, सबने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 24। हम साथ साथ करना था क्या? सॉरी हाँ, मैम। मैं बोल रही थी ना कि इसको कंप्लीट कर लो, इसलिए तो मैं वेट कर रही हूँ सबका। अच्छा मैम, करती कोई हूँ नहीं। मैं। चलो, एक काम करते हैं। हाँ, कृतिका कुछ बोल रहे हो क्या? नो मैम। ओके। 24 और 25 दोनों क्वेश्चन लगभग हमारे सेम ही हैं, ठीक है? तो इसको भी तुम लोग कर पाओगे। अगर 24 किसी सबने कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो अभी जिसका नहीं हुआ है वो बाद में अब कर लेना, ठीक है? मैं आगे चलती हूँ। देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज। मुझे बताओगे ये एक्सटर्नल इक्विटीज क्या होता है? एडिशनल कैपिटल। नहीं। देखो, मैंने तुम्हें एक बोला था कि जो हमारी कैपिटल होती है ना, उसके मैंने दो नाम तुम्हें बताए थे। एक तो नेटवर्थ, और एक मैंने बोला था ओनर्स ओनर। इक्विटी। ठीक है? तो अगर मैं बोल रही हूँ ओनर्स इक्विटी, मतलब ओनर ने जो पैसा लगाया हुआ है, मींस कैपिटल। और अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इक्विटी, इट मींस आउटसाइड लाइबिलिटीज, मींस जो ये हमारी लाइबिलिटीज होती है ना, ये हमारी एक्सटर्नल इक्विटीज भी होती है। जो हमारी ये लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में, इनको मैं बोल सकती हूँ एक्सटर्नल इक्विटीज। अगर मैं बात करी ओनर्स इक्विटी, मतलब जो ओनर ने पैसा लगाया हुआ है, दैट इज ओनर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल हमारी। और एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो मैं एक्सटर्नल इक्विटीज को यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ? हम, अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो मैं सीधे सीधे लाइबिलिटी वर्ड भी यूज कर सकती हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल इक्विटीज फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है। 31 मार्च 2021 एसेट्स भी गिवन है और कैपिटल भी गिवन है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमें दो वैल्यूज गिवन है तो थर्ड हमारी इजीली आ जाएगी, यस 50। मैम, एसेट्स माइनस कैपिटल। हम्म। अम, अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देख सकते हैं। आई थिंक तुम लोग ना कर पाओगे, मतलब मुझे लग नहीं रहा है इसमें मैं डिस्कस भी कुछ करूँ। या थर्ड देख लेते हैं, चलो थर्ड में थोड़े मुझे पॉइंट्स लग रहे हैं, 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, ठीक है? 26 का थर्ड। देखो क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2020 रमेश स्टार्टेड बिजनेस, यानी कि ये इसकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। क्या यस दी हुई मैम, है 3 हमें? लाख। है ना? 26 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल गीवन है। कितनी गीवन है हमें ओपनिंग कैपिटल? 3 लाख। 3 लाख। आगे हमें दिया हुआ है एंड अ लोन ऑफ ₹3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फिक्स्ड, पता नहीं क्या है, कुछ इनकम्प्लीट है लग रहा है। और उसने लोन लिया है किससे? 3 लाख का उसने लोन लिया है। लोन
ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कितना, 1,50,000 हमें 50,000 प्रॉफिट गिवन है, 1.5 लाख हमें प्रॉफिट भी गिवन है। एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 180, कैपिटल भी हमें additional गिवन, capital। तो हमें यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ एडिशनल कैपिटल हो गई कितनी, फिर 180। ड्राइंग्स है 90,000 की। फिर हमें ड्राइंग्स दी हुई है 90,000 में, इसको 0.9 लाख लिख सकती हूँ, है ना। आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2021, ये देखो क्लोजिंग डेट आ गई हमारी। मुझे क्लोजिंग डेट पर क्लोजिंग एसेट्स में बोल सकती हूँ कितने दिए हुए हैं, 1 लाख 15 लाख। 15 लाख मैम, बट इसमें फाइंड क्या करना है? एक्सटर्नल इक्विटीज हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज 26। एक्सटर्नल इक्विटीज, इक्विटीज का मतलब होता है लाइबिलिटीज। हाँ, ये हमने यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब लाइबिलिटीज, ठीक है। तो एक्सटर्नल इक्विटीज हमें फाइंड आउट करना है, इट मींस अब हमें ये सारी वैल्यूज दी हुई थी, ओपनिंग कैपिटल। अब देखो लाइबिलिटी की हमें एक वैल्यू तो दी हुई है, अब हमें इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल इक्विटीज पूछ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर अगर बात करती हूँ, तो इन्होंने हमसे एक्सटर्नल इक्विटीज पूछी है कौन सी डेट की, 31 मार्च 2021, ठीक है। 31 मार्च 2021 मतलब क्लोजिंग लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमसे इसने कौन सी लाइबिलिटी की वैल्यू पूछी है, क्लोजिंग तो लाइबिलिटी। जो हमें ये ऊपर लोन दिया हुआ है, मैं इसको बोल सकती हूँ ये ओपनिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसने ये कैपिटल थी और स्टार्टिंग में ही ये लोन दिया हुआ था हमें 1 अप्रैल को। तो देखो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लोन की वैल्यू तो गिवन है, और क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यू गिवन है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले क्लोजिंग कैपिटल की नीड यस। होगी, है ना। तो पहला काम मेरा क्या होगा, हम क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, ठीक है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल की। प्लीज कैलकुलेट करो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है तुम लोगों का, जल्दी से सॉल्व करो। कैसे हम करेंगे, वही हमारी इक्वेशन हम यूज करेंगे ये वाली, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। इसको सॉल्व करो। कैपिटल 3 lakhs। हमें एक minute। हाँ, आपने जो 1.8 लाख लिखा है इसका मतलब 1,80,000 वन ना? लैख एटी थाउजेंड हाँ। मैम 5,40,000 आ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू ना, यस मैम। अच्छा ठीक है। तो 540 तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट मैम करना, लाइक 9,60,000 है क्या? हाँ हाँ हाँ, आंसर देखो ये आ रहा, गया। ठीक है। 9,60,000 तुम्हारा क्लोजिंग लाइबिलिटीज आना चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारी कितनी बोल रहे थे तुम, 5,40,000, तो सही है ये यस हमारी 540 ही आएगी। फिर हम क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से क्लोजिंग लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर देंगे। मैम, आप 1 मिनट ये स्क्रीन चेंज करिएगा, मैं पॉइंट्स नोट कर रही हूँ। हाँ ठीक है। तो इसमें हमने देखो एक तो ये देखा है कि ये तुम्हें नाम पता होने चाहिए, ये तुम लोग ये सभी नोट कर लेना कि कैपिटल का दूसरा नाम नेटवर्थ और ऑनर्स इक्विटी भी होता है। ऐसे ही हम एक्सटर्नल इक्विटीज हमारी लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, मतलब जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लाइबिलिटीज के नाम से दिखा रहे हैं, ठीक है। यस तो मैम। ये चीज प्लीज नोट कर लेना अलग से सभी लोग, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। मैम हो गया। मैम हाँ हो गया। ठीक है। अ, अब देखो हमारे मेरे पार्ट पर तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। 26 क्वेश्चन थे इसमें,
तो ये सब हमने कर लिए हैं, कुछ जो एग्जाम्पल्स हमारे लिए ठीक थे वो हमने वो भी कर लिए हैं। अब तुम लोगों का काम क्या है, इसको रिवाइज करना प्लीज, ठीक है। और देखो जो ये वाले पॉइंट्स हमने देखे थे ना, ये देखो मैंने एक क्वेश्चन हाईलाइट किया हुआ है, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये था ना कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट पेड इन एडवांस, मतलब वो 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखाए होंगे, एक दिन डिस्कस किए थे, एडवांस हम इनकम, यस मैम। है ना वो। आउटस्टैंडिंग हाँ, एक्चुअल। तो प्लीज उनको अच्छे से, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें ही मेनली कंफ्यूजन आता है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी पॉइंट तुम्हारे सामने आ जाए, उस देखो तुमने क्वेश्चंस किए होंगे, अगर तुमसे फर्स्ट टाइम में उसे समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, फर्स्ट क्या सेकंड टाइम मान लो, तुम लोग अब कभी भी सॉल्व करोगे, तो अगर तुम्हें कहीं भी लगता है कि पॉइंट, इस पॉइंट में हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट को ना टिक कर लिया करो। इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी रिवीजन करोगे तुम्हें वो पॉइंट जरूर देखना होगा, ठीक है ना। जिसको तुम एक बार में पढ़ के समझ पा रहे हो, इट मीन्स तुम्हें वो चीज क्लियर है, आगे भी इतनी नीड नहीं होगी कि तुम उसको पूरा अच्छे से देखोगे। अभी तुम्हें फिर से रिवाइज करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको अलग से टिक कर लेना, मीन्स इन फ्यूचर तुम कभी भी रिवीजन करोगे तो तुम्हें उसको जरूर देखना है, ठीक है। अब देखो बस एक चीज और है जो मुझे तुमसे डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, वो ये है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, पेज नंबर मैम है वो तो हमारा। हो गया ना, आपने होमवर्क दिया था। हाँ, होमवर्क दिया था मैंने। आ, एक बार मुझे बताओगे इनका मतलब क्या है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो क्या सभी ने ये क्वेश्चन ट्राई किया है? यस मैम। मैम लाइक जब मैंने खुद से किया था ना सब, तो सारे पॉइंट्स हो गए थे, बस मुझसे 6 वाला नहीं हुआ, तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन चेक किया था। ओके, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन ऑनर्स हाँ हाँ। इक्विटी, ये पॉइंट हमारा अच्छा पॉइंट है, बाकी तो हो गए थे। ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से सभी को ही ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये इसमें ना सीधे सिर्फ एग्जाम्पल पूछा है, तो तुम्हें कुछ करके नहीं दिखाना, सिंपल वो ट्रांजेक्शन। अब हमने देखो इतनी सारी ट्रांजेक्शन पढ़ ली है, तो अब इतनी अकाउंटिंग इक्वेशन तुमने बना ली है, तो अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए आराम से कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, कोई ऐसा एग्जाम्पल दो। तो ऐसे मैम बहुत नोट सारे करेंगे। एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कर पाओगे? क्या मैं डिस्कस करूं ये? मैम हो गया, आपने हो गया तो किसी को डाउट नहीं थी, सबका हो हाँ भाई, बाकी सब मैम हो इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा कंप्लीट है। अब देखो हमारे जो अकाउंट्स में चैप्टर हैं जो कि हम देख रहे थे, सबसे पहले हमने जो किया है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में तो तुमको नहीं कराया, लेकिन जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स होते जाएंगे तुम्हारा ये लगभग होता जाएगा। ये हमारा क्या है, बेसिक टर्म्स, टर्म्स हमने देखी है। ये मैं टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग बता रही गया। हूँ। नेक्स्ट हमारा है क्या, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आई थिंक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस वगैरह है, आईएफआरएस वगैरह है उसमें। वो ये लिखा है कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हाँ इंडियन हाँ अकाउंटिंग। हाँ, थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ बेस ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेस ऑफ अकाउंटिंग, हाँ बेसिस वही। ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग। और नेक्स्ट फिफ्थ हमारा था अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन। तो मैंने तुम्हें ये जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, ये अभी बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं कराया है, ठीक है। देखो जो ये हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है और ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है ना, ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, तो हम बस पहले इसमें हमारे। तो मैं एक बार पहले ये कंप्लीट करा लेती हूँ, फिर हम, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें मेनली हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, मतलब प्योर थ्योरी है। मुझे सारे कंसेप्ट्स एग्जाम्पल लेकर तुम्हें समझाने हैं, तो तुम्हें उनको रीड कर लेना है और प्रॉपर वो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आने चाहिए, ठीक है। जैसे अकाउंट्स में, जैसे साइंस वगैरह में प्रिंसिपल्स होते हैं ना हमारे, ऐसे ही अकाउंट्स में भी कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो हमें वो सब चीजें उसमें पढ़नी है। लेकिन उससे पहले हम ये चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। ओके क्योंकि मैम। 5 के बाद जो हमारे चैप्टर आने वाले हैं, जितने भी चैप्टर, सभी हमारे
प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं सभी चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये जो जर्नल स्टार्टिंग, हाँ, सब हमारा प्रॉपर प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। यहाँ तक ही था, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स ही हैं जो पूरे मतलब थियोरेटिकल है। ठीक है, तो मैम आपने वो जो टेस्ट की बात की थी उसमें कौन सा चैप्टर आएगा? उसमें मैं अभी फिलहाल सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का लेने वाली हूँ। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट कब अलग है? से अब देखो, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो आज हमारा मंडे हो गया है, तो हम संडे रख सकते हैं। हम्म, हाँ भाई, हाँ मैम रख सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम 4 PM, 1 आवर का टेस्ट होगा। और कितने क्वेश्चंस होंगे? मैं 1 आवर के हिसाब से ही बताऊंगी। अभी मैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी हम कितने मार्क्स का होगा? देखो, मैं ना बनाऊंगी अभी, मैं मार्क्स भी, मैंने अभी पेपर बनाया नहीं है, तो मैं आज या कल में बना लूंगी, तो मैं तुम्हें वो चीजें क्लियर कर दूंगी। ठीक है, वो 1 आवर के हिसाब से ही होगा कि इतने में तुम कर पाओगे इजीली। ठीक है, यस मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 क्वेश्चंस है। नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा मतलब 20 मार्क्स का पेपर बन पाएगा, 20 to 25, उससे ज्यादा का बनेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, उससे बस ज्यादा मैं कम इस होगा। टाइप से क्वेश्चंस मुझे देने हैं कि तुम्हारे जितने भी कंसेप्ट, जो मेन चीजें हैं चैप्टर की, सारी मेन क्या, छोटी से छोटी चीजें भी, वो सब उस पेपर पेपर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो सारे क्वेश्चंस और सारे पॉइंट्स कवर करें। हाँ ओके। मैम लास्ट टू लास्ट लेक्चर की लिंक भी प्लीज। हाँ हाँ, वो जो हाँ, वो लिंक भी तो मुझे शेयर करना था। मैं कल अपलोड, आज मैं पक्का अपलोड कर दूंगी वीडियोस ना। ठीक है, हाँ हाँ। कल मुझे टाइम नहीं मिलता है, आज मैं करती हूँ। चलो हम अभी देखते हैं ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 4। मैम टेस्ट में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे कि डेफिनेशंस भी हो सकती हैं? हाँ, एक एक या दो डेफिनेशन भी हो सकती हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी इस चैप्टर में, सोचो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसके अलावा और मैं क्या क्या डेफिनेशन बना सकती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं नहीं बन। है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो डेफिनेशन में हद से हद एक एक बन सकती है, क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो बुक से पढ़ लेना, दे सकती हूँ। ठीक है, ओके चलो मैम। देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें मेनली क्या देखना है, हमें अकाउंटिंग, हम कितने बेसिस होते हैं हमारे अकाउंटिंग करने के। अब मैंने तुमसे ना एक दिन डिस्कस भी किया था, एक हमारा होता है कैश बेसिस, और एक हमारा होता है एक्रूअल बेसिस। मैंने क्या ऐसा कुछ डिस्कस किया हुआ है तुमसे? हाँ एक मैम। दिन मैं बता रही थी, तो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस तुम्हें समझाया था कि ये होता क्या है। देखो, ये है क्या, कुछ लोग अकाउंटिंग कैश बेसिस पर करते हैं, कुछ लोग एक्रूअल बेसिस पर करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर अकाउंट्स के रूल्स फॉलो करते हैं उन्हें अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पर ही करनी पड़ती है। ठीक है, ये वो है, कैश बेसिस पर वो लोग मेंटेन कर लेते हैं जिनको, जो मतलब नॉर्मली अपना ऐसे ही कहते हैं ना, कि ऐसे ही बस अपना हिसाब रखना चाह रहे हैं क्या है, तो नॉर्मली उन्होंने ऐसे ही कैश बेसिस पर देख लिया मतलब कि हमें इनफॉर्मल। क्या, हाँ। और ये प्रॉपर, जैसे कंपनीज हो गई या कोई मतलब जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्म हैं, ये सब किस बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये होता क्या है, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में सिंपल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं उसमें हम अपनी इनकम या फिर अपने एक्सपेंसेस किस बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश कैश के। बेसिस पर। मींस अगर हमने वो इनकम रिसीव कर ली तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर हमने रिसीव नहीं की तो हम अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज अपनी बुक्स में करेंगे ही नहीं। मींस मैं उसको अपनी इनकम मानूंगी ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ कि मैं अप्रैल मंथ की बात कर रही हूँ, कौन से मंथ की बात कर रही हूँ, अप्रैल। इसके मैं आगे पीछे वाले मंथ लिख लेती हूँ, मार्च एंड मई। मैं जो बात कर रही हूँ मेनली वो कर रही हूँ अप्रैल की। अब मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि मुझे अप्रैल का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, अप्रैल का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है।
तो अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल लूं कि कुछ इनकम थी जो कि मुझे इनकम रिसीव हुई है, इनकम बोल सकती हूँ कि इनकम का कोई नाम ले लेते हैं। मैं यहाँ पर कमीशन की बात कर लेती हूँ, ठीक है। कमीशन रिसीव हुआ है कितना? मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। मैम लाइक अभी मुझे याद है कि जो आपने उस टाइम शायद से यही बोला था कि कैश बेसिस इन द सेंस की फॉर एग्जांपल अगर हमें कैश मिल गया हम तभी उसको मेंशन करेंगे, बट हाँ एक्चुअल में क्या है कि अगर हमारा हमारे लाइक पैसे किसी और के पास है तो भी वो हमारे लिए इनकम है, तो हम उसको भी नोट डाउन करते हैं। हाँ, मतलब ड्यू बेसिस पर हम करके चलते हैं। हाँ हाँ। अब देखो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अप्रैल मंथ की। जो अप्रैल में मुझे कमीशन रिसीव हुआ है वो 20,000 का रिसीव हुआ है, जबकि जो मेरा कमीशन ड्यू हुआ था, मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि जो हमारा कमीशन ड्यू था वो हुआ था कितना? 25,000 का, ठीक है। अप्रैल में कमीशन ड्यू हुआ था 25,000, बट मुझे कमीशन रिसीव कितना हुआ है? 20। अब ये जो 20 मुझे रिसीव हुआ है, हो सकता है इसमें कुछ कमीशन मार्च का भी हो, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे एडवांस भी दे दिया हो। पॉसिबल है ये चीज। जो मुझे वैल्यू रिसीव हुई है, हो सकता है वो मेरा लास्ट मंथ से भी बिलोंग करता हो, मतलब मैंने कुछ सर्विसेज मार्च में दी थी लेकिन उसका पैसा मुझे अप्रैल में मिला। और हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे एडवांस में भी दे दिया हो, मींस मैं सर्विसेज नेक्स्ट मंथ दूंगी लेकिन मैं मुझे पैसा अभी मिल गया है। तो अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर अगर इसका बाइफर्केशन कर दूं, तो मैं ऐसे करके यहाँ पर कुछ बोल सकती हूँ कि इसमें से 1,000 रुपीज मार्च से रिलेटेड थे। कौन से मंथ से रिलेटेड थे? हाँ मार्च। और 2,000 रुपीज इसमें हमारे मई से रिलेटेड थे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाया है एक छोटा सा, इसको अच्छा प्रॉपरली कर लेते हैं। तुम लोग ना नोट भी कर सकते हो फिर, हाँ मैम क्योंकि कर रही हूँ। एग्जाम्पल की हेल्प से ना तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं यस। एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ। मैंने क्या बोला कि कमीशन जो हमें रिसीव हुआ है, इसमें आगे ब्रैकेट में लिख लेना, इट इंक्लूड्स कितना? 1,000 रुपीज कौन से मंथ से रिलेटेड होंगे? मार्च से। और 2,000 हमारे मई से रिलेटेड है। तो टोटल जो हमें कमीशन रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है? 20,000, जबकि हमारा जो कमीशन ड्यू हुआ था वो हुआ था 25,000 का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई एक्सपेंस की बात करती हूँ, एक्सपेंसेस हमारे जो ड्यू हुए हैं, मान लेते हैं वो हुए हैं हमारे 20,000 के, बट जो हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं वो हमने पे किए हैं 18,000, ठीक है। 18,000 में भी मैं कुछ ऐसा बाइफर्केशन कर लूं, मान लेते हैं 500 रुपीज हमारे लास्ट मंथ से रिलेटेड है, मार्च से। एंड 1,000 रुपीज हमारे मई से रिलेटेड है, ठीक है। और जो बाकी होंगे बैलेंस वो हमारे, उसका मतलब क्या है, वो मार्च अप्रैल मंथ से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये हम कौन से मंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हमारा जो हमें एग्जाम्पल है हमारा वो अप्रैल के लिए है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। ये नोट किया क्या एग्जाम्पल? मैम वो थोड़ा लास्ट का रह गया है। कर लो सभी। ये सारा कैश के बेसिस पे है ना? अभी बस मैंने एग्जाम्पल बताया, अभी मैं ये नहीं कह रही है कैश बेसिस। अब हम कैश बेसिस में कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और एक्रूवल बेसिस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। बट लाइक आपने वो डिफरेंशिएशन ड्रॉ किया था तो मैंने मतलब ये ऐसी है लाइक हाँ ये कैश और कॉमन, ये accrual। एग्जाम्पल कॉमन हो गया, मतलब ये मानकर चलो, ठीक है। बाकी मैं अभी पहले कैश बेसिस ही समझा रही हूँ, लेकिन ये कॉमन एग्जाम्पल हो गया दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए। पहले मैं कैश बेसिस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करूंगी और फिर उसको एक्रूवल बेसिस में लेकर चलेंगे, ठीक है। ये कॉमन एग्जाम्पल हो गया। मतलब पूरा कॉमन है। हाँ ये एग्जाम्पल हमारा कॉमन है। इसको मैं दोनों तरीके से तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ सके कि कैश में हम कैसे करते हैं और एक्रूवल में कैसे करते हैं, ठीक है।
मैं इसको कैश बेसिस पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये एग्जाम्पल वहां से शुरू हो रहा है ना जहाँ पे आपने मार्च अप्रैल मई लिख के बताया था। हाँ हाँ। ये इनकम एक्सपेंस के नीचे। हम्म। ओके। ये यहाँ से भी कह सकते हैं कि हाँ मेन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट है। हम्म। ठीक है। करें स्टार्ट। यस मैम। अब देखो एक बात बताओ, जब मैं बात करती हूँ कैश बेसिस की, तो मुझे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या लॉस कैलकुलेट करना है वो हम कैसे करेंगे? जो हमारी इनकम है, इनकम रिसीव्ड, कितनी हमें इनकम रिसीव हुई है, माइनस एक्सपेंसेस, कितने हमने पे किए, वो कौन से मंथ से रिलेटेड हैं, कौन से मंथ में हमने पे किए हैं, हमें उससे मतलब हमें मेनली देखना क्या है कि हमने अप्रैल में कितना पैसा रिसीव किया या कितना पैसा पे किया, वो कौन से मंथ से रिलेटेड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर जब मैं कहूंगी कि इनकम कितनी रिसीव हुई है, तो मैं यहाँ पर अपनी इनकम कितनी मानकर चलूंगी कैश बेसिस में? पूरी 20,000। अब इसमें 1,000 मार्च से रिलेटेड है या मई से रिलेटेड है, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर इनकम रिसीव कितना लेकर चलूंगी? 20,000। मैंने यहाँ पर वर्ड ही क्या यूज किया है? इनकम रिसीव। ठीक है। और एक्सपेंसेस पेड कितने हैं हमारे? एक्सपेंसेस पेड वो कौन से मंथ से रिलेटेड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल जो हमने पे किए हैं वो 18,000 पे किए हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ 20 माइनस 18, मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख दूंगी 2,000 रुपीज हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है। ये हमारा कैश बेसिस है। कैश बेसिस ये नहीं देखता कि कौन से मंथ से कौन सा खर्चा या कोई इनकम हमारी कौन से मंथ से रिलेटेड है, वो ड्यू बेसिस पर लेकर नहीं चलता है। बस वो ये देखता है कि हमने कितना रिसीव किया या हमने कितना पे किया। अगर हमारे इस एग्जाम्पल में हमें 1 रुपया भी इनकम रिसीव नहीं होती, तो यहाँ पर हम अपनी इनकम रिसीव 0 लेकर चलते, चाहे वो हमारी ड्यू कितनी भी हो गई हो। मान लेते हैं कमीशन ड्यू हुआ है 25, और अगर रिसीव 0 होता ना, तो भी मैं यहाँ पर 0 इनकम मानकर चलती। समझ रहे हो? मतलब इस बेस पे फंक्शन करते हैं कि कितना इनकम रिसीव हुआ है, डजंट मैटर कि हाँ कितना है या कितना वैसे है, डजंट मैटर। हाँ। ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ एक्रूवल बेसिस की, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर एक्रूवल बेसिस, तो एक्रूवल बेसिस हमारा क्या बोलता है? एक्रूवल बेसिस सीधे सीधे बस ये बोलता है कि कितना तुमने ड्यू किया है, कितना तुम्हारा ड्यू हुआ है, मतलब इनकम ड्यू, मतलब ये ड्यू बेसिस पर चलता है, माइनस एक्सपेंसेस ड्यू। वैसे हम ये इस तरह से पता है वर्ड्स यूज करते नहीं है ड्यू वगैरह, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक डिफरेंस देख रहे हैं, तो मैं इसलिए ये साथ में ना ये रिसीव और ये ड्यू वर्ड लिख कर चल रही हूँ, उससे और क्लियर रहेगा क्योंकि तुम। ठीक है। यस मैम। इनकम कितनी ड्यू हुई है, एक्सपेंसेस कितने ड्यू हुए हैं, हमें सीधे सीधे बस ये देखना है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल बनाया है, उसमें मैंने सीधे सीधे वर्ड्स यूज किए हैं कि कमीशन जो हमारा ड्यू हुआ था वो कितना ड्यू हुआ था? 25,000। मतलब मैंने डायरेक्टली तुम्हें सारी वैल्यूज दे दी हैं। वैसे ये इतनी डायरेक्टली हमारी क्वेश्चन में गिवन होती नहीं है, कुछ वैल्यूज हमें फाइंड आउट भी करनी होती है, लेकिन अभी समझाने के लिए हम मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन बना के दिया है वो डायरेक्टली दिया है कि सारी वैल्यूज गिवन है। तो देखो इनकम ड्यू हमारी कितनी है, कमीशन कितना ड्यू हुआ था? मैम 25,000। 5,000 माइनस 20,000, 5,000। हाँ तो मैं यहाँ पर वैल्यूज जो लेकर चलूंगी वो ड्यू वाली लेकर चलूंगी। ठीक है। 25 माइनस 20, तो इसके 5,000। अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट है वो है 5,000, जबकि इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट था वो था सिर्फ 2,000। तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है ना, वो हमें एक्रूअल बेसिस से पता चलता है। एक्चुअल में जो हमने इनकम अर्न की है वो कितनी अर्न की है? 5,000 की। जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है एक्चुअल में 5,000 का। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट
नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं बोल सकती ना कि ये मेरा अप्रैल का है या मार्च का है या मई का है, कौन से मंथ का है। बस कैश बेसिस तो सीधे सीधे बोलता है तुम्हें जिस मंथ में जो इनकम मिली वो तुम्हारी इनकम है, नहीं मिला एक भी रुपया तो तुम्हारी जीरो इनकम है, चाहे तुमने 1 लाख रुपए की इनकम अर्न क्यों ना की हो। समझ रहे हो? यस तो मैम। दोनों में हमारा मेनली ये डिफरेंस है। तो अगर हम देखते हैं, देखो तुम्हारे पास बुक है, तो तुम लोग एक बार चेक करो। एक एक बार तुम लोग चेक करो, तुम्हारा इसमें कोई एक्सरसाइज में ना एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा। फोर्थ चैप्टर। हाँ, चैप्टर 4 में। एक्सरसाइज में देखो कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, कोई एक या दो। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और कुछ प्रैक्टिकल होंगे। मैम इसमें सिर्फ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन? आगे कुछ नहीं दिया हुआ है ऐसा? नहीं। मुझे ऐसा ध्यान है कि, एक मिनट मैं एक बार गूगल कर लेती हूँ, एक मिनट प्लीज वेट करो। आई थिंक एक क्वेश्चन तो जरूर होना चाहिए, मुझे ऐसा ध्यान है। अगर तुम लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हो तो एक दो तुम्हारे वो भी होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। डिस्कस कैश एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ भाई, हेलो। मैम बुक में तो नहीं है। चलो मैं ना एक स्क्रीनशॉट तुम लोगों को शेयर करती हूँ अभी, ठीक है? तो तुम लोग देख पाओगे फिर? अभी मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें अगर कुछ सेंड करती हूँ तो यस मैम मैम। इसको अपन। हम्म। मैम मैं नहीं देख पा, बट हाँ अच्छा वैसे वीडियो ऑन नहीं है। हाँ ठीक हम है आज मैम। स्क्रीन शेयर कर सकते हो ना? एक्चुअली हाँ, वैसे मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है। मैं यहाँ इस पे ओपन करती हूँ ना, मैं भी अपने मोबाइल में सर्च कर रही हूँ। चलो 2 मिनट रुको, मैं लैपटॉप पे ओपन करती हूँ, ठीक है? एक मिनट बस।
अभी एक बार प्लीज चेक करो, मैंने ये ओपन किया हुआ है। यस मैम, दिख रहा है। ठीक है। इसमें देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, टीएस ग्रेवा, ये एक्चुअली 2019-20 का एडिशन है, 1920 वाला एडिशन है। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है 21 एडिशन तुम लोग देख रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ हो तो। ठीक है, मुझे ये चीज नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ से देखते हैं। ये इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिस्कस कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये टीएस ग्रेवाल का ही मैंने ओपन किया है कोई सी वेबसाइट पे। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्चुअली इसमें ये आंसर भी मतलब सॉल्व है सब, कहीं मुझे प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं मिलते विद सॉल्यूशन है ये, अगर मैं देखती हूँ कभी तो। ठीक है। तो फिर हम तो पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। हाँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ ना। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार इसका क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, मोहन हैड कैश सेल्स ऑफ कितना, 90,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000। कैश सेल्स हमारी कितनी थी, 90, और क्रेडिट सेल्स थी 60। प्लीज नोट डाउन कर लेना तो कि क्या क्या हमें गिवन है, नोट कर लेना तुम लोग, लिख लेना प्रॉपर ऐसे। 18-19 हमारा ईयर था, और कैश सेल्स इज इक्वल टू 90 एंड क्रेडिट सेल्स कितनी है, 60। ठीक है। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 70,000। ये देखो पूरे साल के एक्सपेंसेस हैं उसके, टोटल एक्सपेंसेस मैं बोल सकती हूँ, जो टोटल उसके ड्यू हुए होंगे पूरे साल में। ठीक है। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, वर्ड लिखा हुआ है फॉर द ईयर, यानी कि ये उसके एक्सपेंसेस हैं टोटल कितने, 70, आउट ऑफ विच रुपीज 30,000 इज स्टिल टू बी पेड। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक मिनट। अगर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको, मैं भी प्रॉपर नोट कर लेती हूँ। कैश सेल्स थी हमारी 90, क्रेडिट सेल्स थी हमारी 60। कैश कैश सेल्स में 90, क्रेडिट सेल्स में हमारी 60। ठीक है। और एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे फॉर द ईयर, 70। टोटल एक्सपेंसेस हमारे 70। आगे इसमें लिखा हुआ है 30,000 इज स्टिल टू बी पेड। मैं इनको क्या बोल सकती हूँ, ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, बोल सकती हूँ इनको आउटस्टैंडिंग। यानी कि 70,000 टोटल थे, इस 70 में से 30,000 के लिए वो बोल रहे हैं स्टिल टू बी पेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए हमारे। और बाकी के 40 क्या हो जाएंगे, इसका मतलब कैश एक्सपेंसेस जो हमने कैश में पे कर दिए होंगे, बोल सकती हूँ ऐसा। यस मैम। ठीक है। अगर हमारे टोटल एक्सपेंसेस 70 थे, इसमें से उसने बोला 30 अभी हमने पे नहीं किए, इसका मतलब बाकी के 40 हमने पे कर दिए होंगे। ठीक है। और क्या बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में, फाइंड आउट मोहन्स इनकम फॉर 2018-19 फॉलोइंग द कैश बेसिस। इसको हम कैश बेसिस से भी सॉल्व करेंगे और हम एक्रूवल से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कैश बेसिस। तो मुझे बताओगे कैश बेसिस से कैलकुलेट करके कर पाओगे क्या, इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करना है मुझे। तो कैश बेसिस में मैं कितनी वैल्यू लूंगी, यहाँ पर कितनी कितनी वैल्यू लेकर चलनी होगी हमें। 90। हाँ, तो सेल्स में यहाँ पर कितनी लेकर चलूंगी अपनी, सिर्फ कैश सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस। तो कैश सेल्स हमारी कितनी है, 90, और कैश एक्सपेंसेस कितने हैं जो हमने कैश में पे कर दिए, 40। 40। ठीक है।
क्योंकि ये वैल्यू हमने देख ली कितनी थी हमारी, 40 थी, क्योंकि 30 के लिए बोला था कि स्टिल टू बी पेड। तो ये हमारा हो गया कितना, 50। तो सिंपल है। अगर मैं बात करती हूँ एक्रूअल बेसिस की, तो मुझे बताओगे कितना कितना लिया जाएगा? इस बार हम सेल्स की वैल्यू कितनी लेंगे? 60। हाँ हम भाई, क्रेडिट सबका वाला आंसर लेंगे सेम, ना सबका आंसर 60 ही है। अभी तो मैं पूछ मेरे रही हूँ। हिसाब से। नहीं इस मैम, आई थिंक सो पहले लाइक 90,000 ऐड करेंगे, फिर 60 ऐड करेंगे, और फिर 70 माइनस करेंगे, और 30 माइनस करेंगे। मतलब इनकम में मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंग ये दोनों इनकम लेकर चलना है और इन दोनों को एक्सपेंस मानकर चलना है। मैम यस। अकाउंट तो 60 होगा मेरे लिए, मतलब हाँ और बाकी दोनों। देखो, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि एक्रूअल बेसिस में हम ड्यू बेसिस पर लेकर चलते हैं। मींस मुझे जो यहाँ पर सेल्स लेनी है वो कौन सी वाली लेनी है, जो मेरी ड्यू हुई है, माइनस एक्सपेंसेस लेने हैं कौन से वाले, जो मेरे ड्यू हुए हैं। अब देखो, ड्यू होने का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हें कैश में रिसीव नहीं होंगे। हो सकता है ड्यू भी हुए हैं और हमें रिसीव भी हुए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब कहने का ये है कि जो मेरी क्वेश्चन में दी हुई थी कि ड्यूरिंग द ईयर जो मेरी सेल्स थी, वो कैश सेल्स कितनी थी, 90, एंड क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 60। मीन्स जो मेरे पूरे साल में सेल्स हुई थी वो कितने की हुई थी, 1,40,000 की, सॉरी 1,50,000 की। इन दोनों का टोटल कितना था, 1,50,000। मीन्स मुझे जो यहाँ पर सेल्स लेकर चलनी चाहिए वो दोनों का टोटल लेना चाहिए, 90 प्लस 60। क्यों? क्योंकि ये मेरी पूरे साल की सेल्स थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसमें से इतनी सेल्स लास्ट ईयर से रिलेटेड है या इतनी सेल्स नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। कुछ सेल्स हमने कैश में की हैं, कुछ हमने क्रेडिट में सेल्स की हैं। तो हमें ये देखना है कि जिस पीरियड की हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पीरियड में हमने कितना सेल किया है, चाहे वो कैश में हुआ है चाहे वो क्रेडिट में हुआ है। ड्यू का मतलब हमारा ये होता है। ड्यू का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितना सेल किया है। समझ रहे हो? ड्यू का यस। मतलब समझ आया? यानी कि सिर्फ तुम कैश या क्रेडिट वर्ड पे मत जाना, ड्यू का मीनिंग कुछ और है। ड्यू का मतलब है उस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड। तो फिर हम लोग माइनस कर देंगे 1 लाख। अब एक मिनट। अब देखो सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई, सेल्स की वैल्यू मैं यहाँ पर लेकर चलूंगी कितना, 1,50,000। अब मैं बात करती हूँ एक्सपेंसेस की कि कितने एक्सपेंसेस ड्यू हुए हैं। अब जो यहाँ पर हमारी लाइन लिखी हुई थी वो लिखी हुई 1 थी लाख। कि ड्यूरिंग द ईयर, नहीं देखो ध्यान से पढ़ो हमारी लाइन, में दोबारा से दिखा रही हूँ तुम्हें। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, क्या वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 70,000। पूरे साल में जो उसके एक्सपेंसेस हुए थे वो 70,000 हुए थे। आउट ऑफ विच, मतलब इस 70,000 की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ विच ₹30 इज स्टिल टू बी पेड। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो 70 है, ये हमारे 70 टोटल एक्सपेंसेस थे ड्यूरिंग द ईयर, इसमें से 30,000 आउटस्टैंडिंग थे और बाकी के जो ये 40 हैं ये कैश में थे। तो इसका मतलब मेरे एक्सपेंसेस ड्यू कितने हुए थे पूरे साल में, 70,000 ड्यू हुए थे। ड्यू का कंसेप्ट क्या है, ड्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, कि पूरे साल में वो चीज कितनी हुई है तुम्हारे पीरियड में, जिस पर्टिकुलर पीरियड का तुम काउंट कर रहे हो यहाँ पर, वो उस पर्टिकुलर पीरियड में ड्यू कितना हुआ था। उसमें लिखा हुआ है हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 70,000। तो पूरे साल में जो उसके एक्सपेंसेस थे वो 70 थे। उसने आगे बोला उसमें से 30 उसने पे नहीं किए थे। इसका मतलब 30 उसने पे नहीं किए, बाकी के 40 उसने कैश में पे कर दिए होंगे। तो हमें तो पूरे एक्सपेंसेस से मतलब है ना, तो टोटल एक्सपेंसेस कितने थे उसके जो ड्यू हुए थे, 70। ये 30 फिगर अलग नहीं है, ये 70 का ही पार्ट है। समझ रहे हो? मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया था ना, ये 70 का बाइफर्केशन करके दिखाया था कि इसमें से 30 आउटस्टैंडिंग है एंड 40 हमारा कैश एक्सपेंस है। तो जब मैं बात कर रही थी कैश बेसिस की, तो हमने एक्सपेंस 70 ना लेकर हमने कितना लिया है, सिर्फ 40। जबकि उसका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 70। जो ड्यू हुआ था वो 70 हुआ था, लेकिन उसने क्योंकि 30 पे नहीं किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैश एक्सपेंस लिया था कितना, 40,000। डिफरेंस समझ में आया? तो यहाँ पर जो मैं एक्सपेंसेस ड्यू लेकर चलूंगी वो कितना लेकर चलूंगी,
70,000। तो यानी कि मेरी यहाँ पर जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी? 80,000। क्लियर है सबको? मैम ये ड्यू वाला नहीं समझ में आया। ड्यू वाला नहीं समझ आया? देखो ड्यू, ड्यू से मतलब क्या है? ड्यू से मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस पीरियड में वो कितना हमें एक्चुअल में पे करना चाहिए था। तो उसने कहा हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 70,000। उसके एक्सपेंसेस जो पूरे साल में हुए थे वो 70,000 के हुए थे। उसमें से 30 इज स्टिल टू बी पेड। उसमें से 30 हमने पे नहीं किए हैं, अभी वो बाकी हैं। तो उस लाइन का क्या मतलब निकलता है कि टोटल उसको 70 पे करने थे, लेकिन उसमें से वो 30 पे अभी नहीं कर पाया। मीन्स उसने 40 पे किए हैं। मतलब इस 70 में से 30 उसके आउटस्टैंडिंग एंड 40 उसने पे कर दिए। जो टोटल ड्यू हुए, जो टोटल उसको पे करने थे, वो तो पूरे 70 करने थे ना। अब देखो तुम्हारा एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी ये जून चल रहा है। मैं जून की बात करती हूँ, मैं मई की बात करती हूँ, सॉरी, जो निकल गया हम उसकी बात करते हैं। हम मई की बात करते हैं। अब देखो मान लेते हैं, तुम अपने पॉइंट से सोचो, तुम लोगों को कुछ फी पे करनी थी, ठीक है? फी टू बी पेड, मैं बात कर रही हूँ फी टू बी पेड, जो तुम्हें पे करनी थी। मान लेते हैं तुम्हें 5,000 रुपीज फी पे करनी थी टोटल, ठीक है? ये तो तुम्हारी टोटल थी जो तुम्हें पे करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें से कुछ ऐसा हमें बताया गया है कि 1,000 स्टिल टू बी पेड। अभी तुमने 1,000 पे नहीं की है, इसका मतलब तुमने बाकी की 4,000 पे कर दी है। तो तुम्हारी फी ड्यू कितनी हुई थी? मैं ड्यू वाली वैल्यू कौन सी बोलूंगी? 5,000, 1,000 या 4,000 या कुछ और? मैम तुम्हारे मतलब अकॉर्डिंग। फी लाइक आपने क्या बोला है? मैंने कहा तुम अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर चलो। तुम्हें अपनी फी पे करनी चाहिए, फीस जो है, मान लेते हैं स्कूल फीस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तुम्हें अपनी स्कूल की फीस पे करनी थी कितनी? 5,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? कौन से मंथ की मैं बात कर रही हूँ? मई की। मई में तुम्हें 5,000 रुपीज पे करने थे, लेकिन इसमें से तुमने कुछ पे कर दिया और कुछ पे नहीं किया। कुछ तुम्हारा आउटस्टैंडिंग पार्ट है, मीन्स जो तुमने पे नहीं किया। मान लेते हैं 1,000 रुपीज तुम्हारे आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स तुमने बाकी के 4,000 पे कर दिए होंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बोल रही हूँ 5 में से 1,000 तुम्हारे आउटस्टैंडिंग है, तो इट मीन्स तुमने 4,000 पे कर दिए, ठीक यस है? मैम। तो देखो, अगर मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछूं कि तुम्हारी फीस कितनी ड्यू हुई थी, तो वो ड्यू वाली वैल्यू कौन सी होगी? 5,000। 5,000 मीन्स जो तुम्हारा एक्सपेंस एक्चुअल में था। समझ यस रहे मैम। हो? तो यही सेम केस हमारा यहाँ पर है। और अब अगर ये यहाँ कैश पर बेसिस पे होता तो हम लोग 4,000 तो लेते हम क्योंकि 4,000 लेते, ठीक है? यानी कि कुछ कई बार बच्चे क्या समझते हैं कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस, कि कैश हमारा ये है और एक्रूअल बेसिस में हमें 1,000 लेना है। एक्रूअल में 1,000 नहीं लेना, एक्रूअल में हमें कितना लेना है? 5,000, जो तुम्हारा एक्चुअल में ड्यू हुआ था। हमें ड्यू वाली वैल्यू देखनी है, ना कि सिर्फ आउटस्टैंडिंग या कैश से मतलब नहीं है। हमें तो अपने ड्यू वाली वैल्यू से मतलब है कि तुम्हें वो कितना पे करना था या कितना अच्छा रिसीव मतलब करना लाइक था। अगर लाइक अलग सिचुएशन है कि 12,000 है जिसमें हमने 5,000 पे कर दिया है और हम्म, बाकी का 7,000 करना है, तुम्हारा एक्चुअल ड्यू 12,000 हुआ है तो वो हाँ फिर, एक्चुअल में हो जाएगा। हाँ तो और अगर हम एक्रूअल कैश बेसिस पे लेते तो हम लोग 7,000 लेते क्योंकि उतना हमने पे कर पे दिया कर है। दिया है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। ओके मैम। तो समझ में आया ड्यू का कंसेप्ट? आई थिंक तुम्हें इस क्वेश्चन से अब क्लियर हुआ होगा कि ड्यू का मतलब क्या है, एक्रूअल बेसिस का मतलब ही क्या है हमारा। और देखो, जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, वो इसी बेसिस पर करते हैं, एक्रूअल बेसिस पर। अब देखो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर किया, ठीक है? मैंने तुम्हें उसमें एक चीज बताई कि अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना? 20,000 मान लेते हैं ये लिखा हुआ। तो हमने इसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ की थी, मुझे बताओगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000, हम इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ कहाँ इफेक्ट आता है? मैम लाइबिलिटी में ऐड कर देते हैं और कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम लाइबिलिटी में दिखा देते हैं +20, और हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल से माइनस करने का लॉजिक क्या था? ये एक्सपेंस हमारा ड्यू हो चुका था, तो हम अपनी बुक्स में इस ड्यू वाली वैल्यू को भी लेकर चल रहे हैं। मींस अगर मान लेते हैं हमारी टोटल सैलरीज भी हमें दी हुई होती ना,
कुछ सैलरीज ऐसे लिखी हुई होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दी हुई है 20 और ऐसे भी लिखा हुआ है पेड सैलरीज 25। ये दो ट्रांजेक्शन दी हुई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड पेड सैलरी 25। तो इस पेड सैलरी का क्या इफेक्ट आता, इसको भी हम कैपिटल से माइनस करते और इधर हम कैश में से माइनस कर देते, यही तो करते। तो देखो जो कैपिटल में से माइनस किया वो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट भी माइनस किया और जो सैलरी हम पे कर चुके हैं हमने वो भी माइनस की, क्योंकि हम इसको भी तो यही मानते हैं कि ये ड्यू हो चुकी होगी। अगर सिंपल लिखा है सैलरी पेड तो इट मीन्स वो ड्यू हो चुकी होगी, तभी हमने पे की है। हम अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही तो एज्यूम करके चलते हैं, तभी तो हम इस 25,000 को कैपिटल में से भी माइनस करते हैं ऐसे केस में। तो देखो कैपिटल में से ये भी माइनस हुआ है एंड ये भी माइनस हुआ, मीन्स ये दोनों चीजें हमने माइनस की है, मीन्स ये टोटल 5,000 माइनस किया गया है, मतलब टोटल वाली वैल्यू। तो ये एक्रूअल बेसिस ही तो है। जितने भी हम अकाउंट्स में चैप्टर पढ़ने वाले हैं सारे चैप्टर हमारे एक्रूअल बेसिस के कंसेप्ट पर हैं। समझ में आता है, मीन्स जितनी भी हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं वो एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग है। बेसिस हम कौन सा लेकर चलते हैं, एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस का तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है। अभी देखो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ भाई यस सर। आगे चलते हैं। देखो ये 5 था हमारा, ये 6 है। अच्छा 6 क्वेश्चन यही था, 5 को ही इन्होंने कंटिन्यू किया है। टेकिंग फिगर्स गिवन इन 5 फाइंड आउट नेट इनकम अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 अच्छा क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन एक बार रीड करो प्लीज, इसको करते हैं फिर हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विजय अ कंसल्टेंट, स्क्रीन विजिबल है ना? विजय यस मैम। a consultant during the financial year 18-19 earned rupees 4 lakh। क्या वर्ड यहाँ पर यूज कर रखा है, earned। जो उसने अर्न किया है वो कितना अर्न किया है, 4 लाख। मीन्स ये इसका ड्यू है। अर्न करने में और रिसीव करने में दोनों में डिफरेंस है। अब देखो हम अर्न कितना कर रहे हैं, अर्न का मतलब है ड्यू बेसिस से, कि तुमने कितना अर्न किया वो तुम्हारा ड्यू वाला अमाउंट है। अब तुम्हें उसमें से रिसीव कितना हुआ है, हो सकता है रिसीव तुम्हें ज्यादा हो गया हो और हो सकता है रिसीव तुम्हें कुछ कम हुआ हो या फिर उतनी ही वैल्यू रिसीव हुई है। तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो टोटल उसने अर्न कितना किया था, 4 लाख, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000। तो हम इसको ना लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में होने चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट ईयर के एडिशन में है तो इस बार से वो हटाएंगे थोड़ी ना, बाकी बल्कि क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, डिक्रीज नहीं होने चाहिए। देखो क्वेश्चन में हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा था, 18-19। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 18-19 की। 18-19 में उसने लिखा है कि जो उसने इनकम अर्न की है, प्लीज नोट करना तुम लोग भी, इनकम अर्न जो की है वो है कितनी, 4 लाख। अर्न का मतलब यहाँ पर मैंने बताया ये क्या है, ड्यू, एक तरीके से ड्यू कितनी हुई है। अब उसने बोला कि इसमें से 3,50,000 उसने रिसीव किए हैं। रिसीव कितने किए हैं इसमें से उसने, 3,50,000, ये उसके रिसीव हैं। इसका मतलब जो उसने रिसीव नहीं किए वो कितने हो गए, 50,000। उसको हम क्या बोलते हैं, जो इनकम हमारी ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, उसका क्या नाम होता है, पर्टिकुलर क्या नाम देते हैं उसको, बता सकते हो मुझे? मैम क्या पूछा आपने? जो इनकम हमारी ड्यू हो जाती है लेकिन रिसीव नहीं हुई उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, उसको क्या नाम देते हैं, वर्ड क्या यूज करते हैं? ये तो थी जो रिसीव हो गई, 350 तो रिसीव हो गई, बाकी की जो 50 है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, है ना। मतलब ये ड्यू हो गई थी लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है ही इनकर्ड, पेड वर्ड यूज नहीं हो रहा है, ध्यान से देखना, ही इनकर्ड। तो ये अर्नड, इनकर्ड, इनकर्ड, ये जो वर्ड्स हमारे लिखे हुए हैं ये सब ड्यू बेसिस पर है, समझ रहे हो। अर्न मतलब ड्यू बेसिस पर बात कर रहे हैं और इनकर मतलब कितना उसने इनकर किया है, ये पेड से मतलब नहीं है, इनकर कितना वो ड्यू हुआ था ये उसकी बात कर रहा है। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 1,70,000।
तो जो उसके एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे वो कितने हुए थे, एक्सपेंसेस कितने, 1,70,000 की। ठीक है, आगे कुछ और बोल रहा है वो, आउट ऑफ विच 40 आर आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ विच 40 आर आउटस्टैंडिंग। अब इसमें से देखो 40 अगर आउटस्टैंडिंग है, 40 क्या है हमारे आउटस्टैंडिंग, तो बाकी के क्या हो जाएंगे, 1,30,000। मैं इनको बोल सकती हूँ ये हमने पे कर दिए, पेड वाले हो जाएंगे। कोई डाउट? हाँ भाई, मैंने इसको कैसे लिखा है, लैंग्वेज मैंने कैसे किस तरह से ये क्वेश्चन को लिख लिया है, एक बार मुझे बता सकते हो, कुछ समझ में आया ये मैंने कैसे कैसे लिखा है? बोलो भाई, यस और नो। हाँ भाई, कृतिका, मानुश्री, मोहित, सानवी, समझ में आया ये मैंने कैसे कैसे लिखा है? मैम थोड़ा बहुत। देखो हुआ क्या है, 170 के एक्सपेंसेस इनकर हुए थे, उसमें से 40 आउटस्टैंडिंग है, तो मैं बोल सकती हूँ इसका मतलब जो बाकी के हैं 130 वो हमने पे कर दिए होंगे। अगर 40 आउटस्टैंडिंग है तो यानी कि बाकी हमने पे कर दिया होगा ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि 40 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, चलो आगे उसने बोला है, ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 45,000। ही ऑल्सो मतलब ये जो 4 लाख था इसमें से इसने 350 रिसीव कर लिया था। ही ऑल्सो रिसीव मतलब कुछ और भी उसको रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ है, कंसल्टेंसी फी रिसीव हुई है प्रीवियस ईयर की, कितनी, 45,000। तो देखो जो ये इनकम थी ना, इनकम के ही मैं आगे लिख सकती हूँ, उसको एक और फी रिसीव हुई है, वो कौन से ईयर की है, प्रीवियस ईयर की, कितनी है, 40,000। ये 40 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये 40 अलग है। मैं क्या बोल रही हूँ, ये 40,000 थोड़ा सा अलग है, मीन्स ये इस 4 लाख में इंक्लूड नहीं है। फी रिसीव प्रीवियस ईयर की कितनी है, 40,000। आगे देखते हैं, सॉरी 45,000 था, इसको दोबारा लिख देती हूँ, कितना है ये वैल्यू हमारी, 45,000 एंड ऑल्सो पे 20,000 एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। उसने लास्ट ईयर के कुछ एक्सपेंसेस पे भी किए हैं, एक्सपेंसेस उसने कुछ प्रीवियस ईयर के पे भी किए हैं, कितने पे किए हैं, 20,000। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो मुझे बताओ कि हम इसमें कैश बेसिस पे कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड एक्रूवल बेसिस पर कैसे फाइंड करेंगे, क्या मुझे बता सकते हो, कैश बेसिस पर मैं कितनी वैल्यू लूंगी? देखो ये जो हमें डेटा गिवन था, ये वाला और ये तो था पूरा 18-19 से रिलेटेड, और 18-19 में ये वाली वैल्यू दी हुई है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। ये वैल्यूज इनमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग से हैं। तो मैं कैश बेसिस में प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करूंगी, इनकम माइनस एक्सपेंसेस कितना कितना लेकर चलूंगी? कैश बेसिस में मुझे इनकम की वैल्यू बता सकते हो मैं कितनी लेकर चलूंगी? हाँ भाई, कोई बताएगा, कुछ तो बताओ। तुम लोग एक्टिव नहीं हो क्या आज, बिल्कुल भी? अगर एक्टिव नहीं हो मैं जबरदस्ती नहीं कराऊंगी, हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, तुम इसको प्लीज घर से ट्राई करना अगर तुमसे हो पाए तो। पहला काम यही करना, तुम्हें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ही देखना है क्या क्या वैल्यूज तुम इसमें लेकर चलोगे। ठीक है, ओके मैम। खुद से सोचना पहले, ठीक है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कैश बेसिस में हमें इनकम कितना हमने रिसीव किया है टोटल, कितना हमने टोटल एक्सपेंस पे किया है, चाहे वो करंट ईयर का है चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
और ड्यू में मतलब एक्रूअल बेसिस में हमें सिर्फ करंट ईयर का ड्यू लेकर चलना है। तो हमें सारी फिगर यहाँ पर गिवन है। प्लीज इस स्क्रीन पे जो भी मैंने लिखा है ना ये पूरा नोट कर लेना, ये क्वेश्चन है हमारा एक तरीके से। जब नोट कर लो तो मुझे बता देना, तुम्हारा होमवर्क है। एक पड़ा हुआ है। अरे जा रही हूँ, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ भाई, हो गया सबका? हाँ मैम। हम्म, हाँ मेरा हो गया। ओके। बाकी सब कृतिका, मानसी, मोहित? मैं मेरा भी हो चुका। ओके, प्लीज ट्राई करना, ठीक है? हो जाएगा, तुम लोग कोशिश करोगे तो। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, बाय बाय। थैंक यू मैम।